आज हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग के बारे में। क्या होता है मार्केटिंग का फंक्शन, अब देखते हैं। मार्केटिंग इज कंसर्न विद द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और द यूज़र इन सच अ वे दैट मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर नीड्स। तो नॉर्मली हम ये जानते ही हैं कि मार्केटिंग जो होता है, यहाँ पे हमारा मेन फोकस जो होता है वो कस्टमर होता है, जो हमारा कंज्यूमर होता है, जो गुड्स को कंज्यूम करता है। उसके लिए हम कुछ भी यहाँ पे उसके हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और ऐसा कोशिश करते हैं कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हम दे सकें गुड्स के थ्रू। ठीक है, तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अपने कंज्यूमर को देना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत सारी चीज़ें पता करना कि कैसा कंज्यूमर को गुड्स चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, ताकि हम वैसा गुड्स बना सकें और वैसा गुड्स अपने कंज्यूमर के सामने रख सकें, ताकि ये जो हमारा मार्केटिंग का फंक्शन हो ये पूरा हो जाए। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन, नंबर ऑफ द एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व विच हैव बीन डिस्क्राइब एज बिलो। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है मार्केटिंग में जो कि हमें अचीव कराती है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को। तो वो सब क्या क्या होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। One of the most important function of marketer is to gather and analyze the market information. This is necessary to identify the needs of the consumer and take various decisions for the सक्सेसफुल मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, गैदरिंग एंड एनालाइज द मार्केट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया। सबसे पहला काम होता है किसी भी जो भी मार्केटर है, जो भी सेलर है, वो पहले पता करता है मार्केट में कि कौन से गुड्स अच्छे चल रहे हैं, मतलब कौन से गुड्स का डिमांड अच्छा है, और उस हिसाब से अपने गुड्स को बनाने की सोचता है। तो पहले पॉइंट में हम लोग ये समझ रहे हैं कि जो भी गुड्स मार्केट में चल रहा है उसके बारे में पता करना, उसका प्राइस पता करना, ठीक है, उसकी क्या क्वांटिटी है और कौन से गुड्स मार्केट में सक्सेसफुली रन कर रहे हैं उसके बारे में पता करना। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है मार्केटिंग का वो यही होता है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इन्फॉर्मेशन। अब आते हैं नेक्स्ट, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर मेकिंग एंड एनालाइज for the available opportunities and the threats, as well as the strength and the weakness of the organization, and help in deciding what opportunities can be the best pursued by it. For example, rapid growth in the prediction it is several areas of Indian economy, say it is the use of internet market for the cell phones and the several other areas. Which of these areas a particular organization should enter, or in which area should it expand, require a careful scanning of the strength weakness of the organization, which is done with the help of केयरफुल मार्केट एनालिसिस। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन की कोई कंपनी है, तो अगर उसको किसी भी मार्केट में एंटर करना है तो वो पॉपुलेशन को देखेगी कौन सी कितना पॉपुलेशन है कि जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो उससे वो डिसाइड करेगी कि हाँ ये पॉपुलेशन को कौन सा फ़ोन बेचा जा सकता है और कैसा फ़ोन उस मार्केट में लॉन्च करना है। तो उस हिसाब से फिर फ़ोन वो बनाएगी और उस हिसाब से मार्केट में लॉन्च करेगी। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए एमआई का ही। तो एमआई जब इंडिया में आई तो उसको समझ में आया कि इंडिया में लोग बहुत ज़्यादा पैसा फ़ोन पे खर्च नहीं कर रहे हैं। तो एमआई ने अपने क्वालिटी को बरकरार रखते हुए फ़ोन सस्ते दामों पे निकालना शुरू किया। तो 6,000 7,000 में फ़ोन देना शुरू किया। तो उसको मार्केट में एंटर करने में फिर समय नहीं लगा, ऑटोमेटिक उसके कस्टमर्स बनने लगे। तो यही होता है मार्केटिंग, पहले आपको मार्केट को समझना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आपको गुड्स बना के फिर सेल करना होता है। नेक्स्ट आते हैं marketing planning. Another important activities or the area of work of the marketer is to develop appropriate marketing plan so that the marketing objective of the organization can be achieved. For example, a marketer of the color TV having 10% of the current market share in the country aim to enhancing their market share to 20% in the next 3 years.
He will have to develop a complete marketing plan covering various important aspects, including the plan for increasing the level of production, promotion of the product, etc., and specify the action programs of the अचीव दिस ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, आपकी कुछ ना कुछ प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको कितना परसेंट या फिर कितना मार्केट आपको कैप्चर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जब आप प्लान बनाते हो तो आप सक्सेसफुल हो। तो आप ऐसे ही केवल सोचोगे कि हाँ मुझे अच्छा करना है, अच्छा करना है, तो वो ऐसे नहीं होता। आप मार्केटिंग में आपको परसेंटेज हो गया या फिर कोई एक नंबर्स डिसाइड करने होते हैं कि हाँ इस समय मैं इस यहाँ पे हूँ और मुझे आगे इस लेवल पे पहुंचना है। ठीक, सही बात है। प्लानिंग अगर आप नहीं करोगे तो कैसे आप समझोगे कि क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, कोई काम कैसे करना है। ठीक है, तो मार्केटिंग प्लानिंग में होता यही है कि यहाँ पे हम प्लान करते हैं कि कितना गोल हमको अचीव करना है और फिर हम उस गोल के लिए वर्क करते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहा है, एक टीवी कंपनी है, वो 10% मार्केट कवर कर चुकी है और उसने प्लान किया है कि हमको नियर 3 ईयर्स में 20% मार्केट कवर करना है। तो उस हिसाब से उसने फिर प्लान किया कि कैसे प्रोडक्शन का लेवल मुझे बढ़ाना है और कैसे मार्केट में ऐसा टीवी बनाना है कि सबको पसंद आए और सब हमारे टीवी को ख़रीदें। तो उस हिसाब से फिर प्लानिंग चलेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनी के लिए एक फ़िगर डिसाइड करने के लिए कि ये फ़िगर डिसाइड कर लें तो मार्केटिंग की प्रॉपर प्लानिंग हो सके। नेक्स्ट आते हैं डेवलप्ड product designing and development. Another important marketing activities or the decision areas related to the product designing and development. The design of the product contributes to the marketing to make contribute to making the product attractive to the target customer. A good design can improve performance of the product and also give it competitive advantage in the market. For example, when we plan to buy any product, say a motorbike, we not only see its features like cost, mileage, but also design aspects like shape and style. तो यहाँ पे अब डिज़ाइन के बारे में बात हो रहा है। यहाँ पे आप बता रहा है कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, आपकी क्वालिटी अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन वो देखने में भी अच्छा लगना चाहिए। एक जो मॉडर्न चीज़ें चल रही हैं, आपको उस हिसाब से प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना पड़ेगा। अगर आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, उस हिसाब से प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं हुआ है, तो मार्केट में आप स्टैंड नहीं कर पाओगे। यह सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें बाइक का दिया हुआ है कि आप देखोगे बाइक कितने भी मार्केट में आ जाए, लेकिन हर साल 10-5 बाइक नई लोग लॉन्च करते ही हैं। हर एक कंपनी लॉन्च करती है। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रेंड है, एक फैशन है जो कि हमको मतलब जो बाइक की कंपनी होती है उसको फॉलो करना होता है। अगर वो नए नए बाइक्स लॉन्च नहीं करेगी तो कोई भी ख़रीदेगा ही नहीं। ठीक है, तो नई बाइक्स लॉन्च करना, या फिर आप कपड़े की इंडस्ट्री को देख लीजिए, फैशन इंडस्ट्री को देख लीजिए, वहाँ पे भी टाइम टाइम पे नए नए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च होते ही रहते हैं। तो उसको देख के फिर कंज्यूमर अट्रैक्ट होता है और फिर उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है। आप मोबाइल फ़ोन ही ले लो, हर 5 महीने में 6 महीने में एक नया मोबाइल फ़ोन नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाता है। तो अब जिसके पास मोबाइल फ़ोन है वो ड्यूरेबल इन नेचर है, वो चलेगा काफ़ी दिन, मगर फिर भी वो डिज़ाइन इतना अट्रैक्ट करता है, वो फीचर्स इतना अट्रैक्ट करते हैं उनको कि वो ऑटोमेटिक जाके वो मोबाइल फ़ोन ख़रीदने लगते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक कंज्यूमर पे इफ़ेक्ट डाले, ताकि जो कंज्यूमर है वो किसी भी तरीके से अगर वो यूज़ कर भी रहा है उस प्रोडक्ट को तो फिर से आपका प्रोडक्ट ख़रीद ले। यही मार्केटिंग है कि मतलब इतना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी दे दीजिए, इतना अच्छा प्राइस दे दीजिए, इतना अच्छा डिज़ाइन दे दीजिए कि ऑटोमेटिक आपके प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में आ जाए। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्डाइजिंग एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजिंग रिफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड ऑफ द predetermined specification which help in achieving uniformity and consistency in the output. Standardization ensure that the buyers the goods and conform to the predetermination standard of the quality, price and packaging, and reduce the needs for the inspection, testing and evaluation of the product. तो स्टैंडर्डाइजेशन होता क्या है
एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना, मतलब कि प्रोडक्ट का आप एक ऐसा स्टैंडर्ड मेंटेन करिए कि आपके कंज्यूमर को ये ना सोचना पड़े कि इस गुड्स को इंस्पेक्शन करने की ज़रूरत है या फिर इस गुड्स को टेस्ट करने की ज़रूरत है, वो तुरंत उस गुड्स को ख़रीद ले। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड, जैसे आप देखते हो ब्रांडेड प्रोडक्ट में, ब्रांडेड प्रोडक्ट में क्या होता है, जैसे अब आपको नाइकी की शूज़ लेना है तो नाइकी के शूज़ लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे। आपको पता है नाइकी एक अच्छा ब्रांड है, आप उसके शोरूम में जाओगे, बस खाली आप इतना इंश्योर करोगे कि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाए। ठीक है, शोरूम में जाओगे और आप ख़रीद के आ जाओगे। ठीक है, और अगर कोई ऐसा XYZ ब्रांड आपको मार्केट में मिलेगा तो आप पहले सोचोगे कि ये कौन सा नया ब्रांड आ गया, क्या ये अच्छा है कि नहीं है। तो कॉन्सेप्ट वही है कि यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को इतना स्टैंडर्ड कर दीजिए कि लोग आपके प्रोडक्ट को नाम से जानने लगें। ठीक है, वहाँ पे लोगों के मन में कोई शंका ही न रहे कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो जो भी लोग मार्केटिंग अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं वो इस चीज़ पे बड़ा फोकस करते हैं कि उनका एक स्टैंडर्ड बन जाए प्रोडक्ट का, ताकि किसी को सोचना न पड़े उसको लेने से पहले। उसके बाद आते हैं ग्रेडिंग। ग्रेडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट into different groups on the basis of some of its important characteristics such as quality, size, etc. Grading is particularly necessary for the product which are not produced according to the predetermined specifications, such as in the case of agriculture product, say wheat, orange, etc. Grading ensure that the goods belong to the particular quality and help in रियलाइजिंग द हायर प्राइस फॉर द हायर क्वालिटी आउटपुट। तो देखिए ग्रेडिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि देखिए आप बहुत ही लो प्राइस पे हर एक प्रोडक्ट नहीं दे सकते। तो अगर आप अपने कंपनी में ग्रेडिंग का सिस्टम आपने रखा हुआ है तो वो आपको बहुत हेल्प करता है और कंज्यूमर को भी बहुत हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए कि उन्हें कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आप कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते हो, मान लेते हैं आप कोई टी शर्ट की आपकी फैक्ट्री है। ठीक है, तो टी शर्ट की फैक्ट्री है, आपने 3 ब्रांड निकाल दिए, ब्रांड ए, ब्रांड बी, ब्रांड सी। तो ब्रांड ए में क्या है कि आपका जो सबसे बेस्ट फैब्रिक है आप वो यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और ब्रांड बी में उससे हल्का फैब्रिक यूज़ कर रहे हो, ब्रांड सी में उससे हल्का फैब्रिक यूज़ कर रहे हो। तो ये जो ग्रेडिंग होती है ना, वो आपको हर एक टाइप के कंज्यूमर्स को कैश करने में हेल्प करती है। तो आपका कंज्यूमर कहीं जाता नहीं है, वो समझ जाता है कि जो कंपनी है वो हर एक टाइप का प्रोडक्ट बना रही है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कंज्यूमर समझदार होता है, वो समझ जाता है कि हाँ अगर मैं टाइप सी वाला पैसा लगा रहा हूँ तो मुझे थोड़े से कम क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे, टाइप बी में पैसा लगाऊंगा तो मुझे अच्छे गुड्स मिलेंगे और टाइप ए में सुपीरियर क्वालिटी मिलेगा। तो अगर आप ये सब चीज़ें अपने कंज्यूमर को ऑफ़र करते हो, स्टैंडर्डाइजेशन और ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग से ये हेल्प हो जाता है कंज्यूमर का कि उसको जज करने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसीलिए जो भी मार्केटिंग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने बिजनेस में, वो ग्रेडिंग को बहुत ज़्यादा जगह देते हैं ताकि कंज्यूमर कभी भी कंफ्यूज ना हो, कंज्यूमर चीटेड फील ना हो। ठीक है, तो उसको पता रहे कि हाँ मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा गुड्स मिल रहा है। नेक्स्ट आते हैं पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग refers to the designing and developing the package for the product. Labeling refers to the designing and developing the label to the put on the package, and the label may vary from the sample tag to the complex graphics. तो पैकेजिंग क्या होता है? जो आपका आउटर लेयर होता है जिसमें आप गुड्स पैक करके देते हो उसको पैकेजिंग कहते हैं। और लेबल क्या होता है? जो प्रोडक्ट के ऊपर एक लेबल लगा होता है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट में क्या क्वालिटी है, कैसा है, तो उसको हम लेबलिंग कहते हैं। जैसे आपने कोई एग्जांपल ले लेते हैं, आपने कोई मेडिसिन ख़रीदा, तो मेडिसिन में क्या होता है, सारी इन्फॉर्मेशंस आपको बाहर ही लिखी होती है। ठीक है, तो उसका जो पैकेजिंग होता है वो लेबलिंग का भी काम करता है। लेकिन मेन लेबलिंग क्या होती है? जो आपकी मेडिसिन है उसके अंदर जो प्रोडक्ट में जो लेबल लगा हुआ है साइड में, ठीक है, तो उसको हम लेबलिंग कहते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट में लगा होता है उसमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है, उसको लेबलिंग कहते हैं। तो लेबलिंग क्या होता है? वो प्रोडक्ट में लगा होता है, और जो पैकेजिंग होता है वो उसके ऊपर से होता है। उसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम ये पढ़ते हैं, पैकेजिंग एंड लेबलिंग हैव बिकम so important in the modern days marketing
that these are considered as the pillar of the marketing. Packaging is important not only for the protection of the product but also serve as the promotional tools. Sometimes the quality of the product is assessed by the buyers from the packaging. तो पैकेजिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जो भी हमारे कंज्यूमर है ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट को जानते ही हो, तो आपके पैकेजिंग को ही देख के वो डिसाइड करते हैं कि आपके प्रोडक्ट का ब्रांड कैसा होगा। देखिए, पहली नज़र तो पैकेजिंग पे ही पड़ती है। अगर आपका नया प्रोडक्ट है तो उस कंडीशन पे पैकेजिंग देख के ही कोई पहचान सकता है कि हाँ, आपका प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है। तो आप देखोगे जितने भी अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो पैकेजिंग पे बहुत ध्यान देते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन वो पैकेजिंग पे भी दे देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, तो उससे ईजी होता है प्रोडक्ट को डिसाइड करना। तो यहाँ पे एग्जांपल भी देखिए दिया हुआ है। वी हैव सीन दैट द सक्सेस ऑफ मेनी ऑफ द कंज्यूमर ब्रांड इन रिसेंट times such as Lay's, Uncle Chips, Potato wafers, Clinic Plus shampoos and the Colgate toothpaste etc. Packaging play an important role. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें ऐसा देखा गया है कि पैकेजिंग की वजह से, इनकी अच्छी पैकेजिंग होने की वजह से कंज्यूमर इनको तुरंत पिक कर लेता है मार्केट से और उसको फिर ले जाता है। तो पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही होता है जो कंज्यूमर पहली बार देखता है। तो अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी है तो ऑटोमेटिक मार्केट में आपकी डिमांड आनी ही आनी है। नेक्स्ट आते हैं ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या होता है, अब देखते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एरिया ऑफ द मार्केटिंग ऑफ द मोस्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट इज़ वेदर टू सेल द प्रोडक्ट इन अ जेनेरिक नेम कैटेगरी ऑफ द प्रोडक्ट, से फैन, पेन, और सेल देम इन द ब्रांड नेम. Brand name helps to creating produce differentiation, that is providing the basis for the distinguish the product of the firm, which that the competitors, which is turn help in building the consumers loyalty and promoting its sale. तो देखिए, ब्रांडिंग करने का फ़ायदा क्या होता है कि कंज्यूमर दूर से ही आपके प्रोडक्ट को पहचान लेता है और उसके दिमाग में वो एक नाम बैठ जाता है कि उसको इस तरीके का प्रोडक्ट ख़रीदना है। ठीक है, तो जितनी भी कंपनीज़ होती हैं वो अगर वो ब्रांड बना लेती हैं तो उनको एडवर्टीज़मेंट करने में इजी हो जाता है और कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट ख़रीदने में इजी हो जाता है। तो इसीलिए कंपनी जो है वो ब्रांडिंग पे वर्क करती है, और फिर अगर वो ब्रांडिंग पे उनका वर्क सक्सेसफुल हो गया, अच्छा प्रोडक्ट उन्होंने अगर अपने ब्रांड में दे दिया, तो उसका फ़ायदा उनको फ्यूचर में मिलता है। क्या मिलता है कि प्रोडक्ट अब जो कंज्यूमर होता है वो ब्रांड लॉयल्टी पे वर्क करता है। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट रहेगा तभी लेगा। ठीक है, कुछ ब्रांड ऐसे मार्केट में हो जाते हैं कि जो लोग पसंद करने लगते हैं, फिर अब उनके मन में ये होता है कि हाँ, ये प्रोडक्ट रहेगा इस ब्रांड का तभी मैं लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। इसी को हम कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी। तो अब सारी कंपनियां कोशिश करती हैं कि ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड कर लें। तो वो क्या करती है, कोई एक नया ब्रांड, जैसे अब आप मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं डाबर का, या फिर एग्जांपल लेते हैं पतंजलि का। तो उसमें है क्या, उन्होंने अब एक ब्रांड बना लिया अपना। डाबर में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, पतंजलि में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ऐसे नए नए जो प्रोडक्ट्स अब वो लॉन्च भी करते हैं तो उनको सबका एडवर्टीजमेंट इतना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनकी ब्रांडिंग हो चुकी है। उन्होंने एक डाबर नाम रख दिया है, अब उस कंपनी में अब उसका भरोसा लोगों के मन में आ गया है, तो वो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेगी तो लोग ऑटोमेटिक उसको खरीदेंगे। तो ये होता है ब्रांडिंग का कमाल, कि अगर आपने एक बार ब्रांडिंग कर दी तो आपको फिर बार बार अपने कंज्यूमर को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, हमारा प्रोडक्ट अच्छा होता है। वो ऑटोमेटिक, आपने एक बार ब्रांडिंग की और आपने प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा दिया तो कंज्यूमर के दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है ये बेस्ट ब्रांड है, अब मुझे यही खरीदना है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो इसके आगे का जो वीडियो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो ये पढ़ लीजिए, फिर इसका पार्ट 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ लीजिएगा। और भी कोई प्रॉब्लम होती है इस पर्टिकुलर वीडियो से लेके तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर देंगे हम लोग, या फिर उसका एक नया वीडियो बना देंगे। थैंक यू हमारे चैनल को सुनने के लिए। प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।